वृत्ति नहीं है आवास अलंकार की। मनुष्य को आवास अलंकार की आवश्यकता होती है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भैया जी ने रखी थी, पदासीन होना व्यवस्था में भागीदारी नहीं है। और इस पदासीनता को उन्होंने परसेंटेज वाइज बताया था, तकरीबन 2 या 3% लोग ही पदासीन हैं। ये व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी सबकी होती है। ग्राम व्यवस्था के अवलोकन के मद्देनजर भैया ने कुछ बातें रखी थी, जिसमें यदि साथ में रहते हैं तो ग्राम स्तर पर बहुत थोड़े काम हैं, इसके लिए सभी को अवसर प्राप्त है। इसमें कोई विशेषता नहीं है कि किसी विशेष को ही अवसर प्राप्त हो। परिवार शिक्षा में शिक्षा को व्यावहारिक कार्यकलाप में लाया जाए, ऐसा किसी प्रश्न के उत्तर में भैया जी ने कहा। और एक महत्वपूर्ण बात कही कि सानिध्य में बच्चों को संयत होना स्वाभाविक होता है। तो निसंदेह जो सानिध्य है वो समझदार व्यक्ति का ही सानिध्य है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि कार्यक्रमों से भाव तृप्ति होती है। पारिवारिक सामाजिक मूल्यानुभूति भागीदारी से अब है। और पहले ही पहल अपनापन और संशय समन होता है। अभयता में अपनापन और संशय समन होता है। मूल्यों की अनुभूति के साथ ही जीवन का अनुभव होगा। फिर रेखांकित करता हुआ एक वाक्य कि सुखानुभूति के साथ ही अनुभव की संभावना है। फिर एक प्रश्न के उत्तर में भैया जी ने कहा कि पढ़ाई नौकरी नहीं है। व्यवहार, सामाजिकता, संबंध, ये पढ़ाई की वस्तु है। बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में भैया ने कहा कि आचरण का व्यवस्था में जाना ये चर्चा का विषय हो। जीवन ज्ञान के बारे में शोध उससे आगे की बात। इस तरह से कुछ प्रमुख बिंदु जो मेरी नजर में पकड़ में आए, मैंने आप सबके सामने उसे रखा है। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के धन्यवाद भैया। साधन भैया जी जुड़ गए हैं। प्रणाम भैया। भैया जी नमस्ते। हाँ, प्रणाम भैया। तो भैया आज जैसा कि आपने पिछली बार कहा था कि जो गौरी दीदी का प्रश्न था कि शिक्षा में जीवन ज्ञान को कैसे लाएं, तो इस पर कुछ चर्चा आपके द्वारा और होनी थी, जो आज हम अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक विकल्प को लेकर जो बात थी उस पर भी आपने कहा था और थोड़ा विस्तार से भी रख सकते हैं, तो अगर उस पर भी हमें कुछ देखने को मिले। और कुछ प्रश्न उत्तर जो अभी रह गए हैं भैया, ये भी आपके समक्ष हमने यहाँ अभी चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो उसको भी हम देखना चाहते हैं। तो आप जैसा करेंगे भैया। जी भैया। तो जी पहले गौरी दीदी के प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों को बहनों को नमस्ते करता हूँ। दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जीवन ज्ञान को हम कैसे शिक्षा में ले आए। जैसे भैया शरीर अलग है, आत्मा अलग है,
ये दो चीजों को हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, हमारे देश में ये बोला ही जा रहा है हजारों साल। यदि आप दार्शनिक जो शिक्षा है जो अभी दी जा रही है उसमें जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो जो तीन बड़े ग्रीक दार्शनिक हुए हैं, जो सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं और अरिस्टोटल हैं, इनमें से भी एक ने, जहां तक मुझे याद आता है शायद प्लेटो ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और उन्होंने उसके लिए तर्क भी रखे, लेकिन वहां वो स्वीकारा नहीं गया, या और आगे के जो दार्शनिक हुए उन्होंने उसको छोड़ी दी। उसके बाद वो धीरे धीरे इस बात को छोड़ी दी। तो ग्रीक दार्शनिक के आधार पर ही वहाँ का जो फिलॉसफी है आगे जो डेवलप होता रहा, और वो 17वीं और 18वीं सदी में बहुत स्पष्ट रूप से भौतिकवाद के रूप में स्पष्ट। और इनका जो मुख्य आधार है, इंद्रियों से अनुभव होता है या ये अनुभव इंद्रियातीत, इसको लेकर बहस शुरू हुई। तो आदर्शवाद जिसको हम कह रहे हैं, ये इंद्रियातीत अनुभव को मानता है और इंद्रिय से होने वाले चीजों को अनुभव नहीं मानता, ज्ञान नहीं मानता है। और भौतिकवाद इंद्रिय से होने वाली चीजों को ही ज्ञान मानता है। तो इन्होंने उसी पर काम किया। जैसे आंख से हमको जितना दिखता है उससे अधिक दिखने के लिए हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसी चीजें बना लिया, हम चीजों को बड़ा कर दिए, दिख रहा है। कान से जितना सुनता है उससे ज्यादा सुन सके उसके लिए हमने यंत्र बनाए। बोलने से जहां तक सुनाई पड़ता है उसको बढ़ाने के लिए यंत्र बनाए। उसी विधि से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो और आगे जाके काम हुआ तो पांचों संवेदनाओं को, जैसे हम हाथ से छूकर किसी का ज्वर नापते थे, बुखार नापते थे, अब उसको उन्होंने स्केल कर दिया है थर्मामीटर, उसी को। तो जो हम स्पर्श से करते थे उसको भी डिजिटल विधि तक भी ला दिया। ये हमारा विधि हुआ है करने का। तो भौतिकवाद का विकास क्या हुआ, इंद्रियों से जो भी पहचाना जाता है उसी को उन्होंने स्केल में डाल दिया, और वो पहचान की विधि को और सूक्ष्म भी कर दी। ये भौतिकवाद, उसका ज्ञान ज्ञान यही है। आंखों से जितना दिखता है माइक्रोस्कोप से उससे ज्यादा दिखता है। देखने के बाद अंततः अलग अलग चीजों को जोड़ने वाला काम हमारा जीवन करता है। जीवन में जो होने वाली क्रिया है, तुलन और विश्लेषण और चित्रण, इस जगह पर सबसे अधिक क्रिया होती है और उसी जगह पर जोड़ा जाता है। ये जो जोड़ा है, जोड़ा जा रहा है, ये मुख्य रूप से निष्कर्ष है, और यही ज्ञान अभी जो प्रचलित हुआ। भौतिकवाद इस जो जोड़ने हैं, सॉरी क्षमा करिए, आदर्शवाद इस जोड़ने से सहमत ही नहीं है, क्योंकि वो रीडिंग से ही सहमत नहीं है। इंद्रियों से लिए गए रीडिंग को ही वो रीडिंग नहीं मानता है, इसलिए उसको जो जोड़ा गया उस पर भी उनका कोई व्यू नहीं। आदर्शवाद दूसरी चीजों को मानता है कि शरीर नहीं है या शरीर मिथ्या है, शरीर से होने वाली संवेदनाएं मिथ्या है, ईश्वर कोई चीज है, आत्मा कोई चीज है। उसी को समझाने के लिए बात। गलती क्या हुई, यदि जीवन है, आत्मा है, ईश्वर है, तो वो व्यक्त कैसे होगा। ईश्वर का अंश आत्मा है बोले, और आत्मा व्यक्त होगा तो व्यक्त होने के लिए शरीर ही। तो इस पर थोड़ी बहुत बात हुई, बोला भी गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म के लिए निश्चित रूप से एक साधन है, बोला गया। इसके बावजूद जो जीवन है और ब्रेन है, मेधस तंत्र है, और जो भी आत्मा या ये कहते हैं उसको, उस पर कोई संबंध बनाने वाली बात नहीं डेवलप हो पाई। भौतिकवाद इसके विपरीत जो बात कर रहा है, वो कहता है कि ब्रेन ही सब कुछ करता है, और आदर्शवाद में ब्रेन की कोई बात ही नहीं हो पा रही। तो एक ब्रेन पर कुछ भी नहीं कह रहा है और एक जीवन पर कुछ भी नहीं कर रहा है, इन दोनों में कैसे समन्वय होगा। इसलिए शिक्षा में नहीं आ पा रहा। तो पूज्य बाबा जी ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, इन्होंने इन दोनों के समन्वय वाले बिंदु पर बात की है। उसका नाम ही है मेधस तंत्र, जहाँ पर दोनों समन्वय होते हैं। तो यदि जीवन को कैसे भी करके व्यक्त होना है तो वो मेधस तंत्र के द्वारा शरीर से व्यक्त होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लिंक दिया है
उन्होंने जीवावस्था के 2 चरण बताए हैं। दोनों चरण को वंशानुसंगी कहा। मतलब वंशानुसंगी का जो केंद्र है या आधार है वो मेधस तंत्र है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बीजानुसंगी वनस्पतियों में होता है। वनस्पतियों में बीजानुसंगी होता है, तो बीज में वो जो सेल होते हैं भैया पुनः जुड़ रहे हैं। जी भैया। तो कट गया था किसी कारण से। जी भैया। तो जीवावस्था के 2 भाग किए हुए हैं मध्य दर्शन में। दोनों ही वंशानुसंगी हैं। पहले भाग में केवल मेधस तंत्र है और जीवन नहीं है, जिसको अपन स्वेदज और छोटे कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। जो दूसरा भाग है उसमें जीवन भी है और मेधस तंत्र भी है, लेकिन इसका सारा नियंत्रण मेधस तंत्र के द्वारा ही है। जीवन का कोई उसमें नियंत्रण नहीं है, मेधस तंत्र का ही नियंत्रण है, इसीलिए इसको वंशानुसंगी है। इसमें नियंत्रण का एक जगह भी है, उसी को मेधस तंत्र कहते हैं, या उसी को सिर या मस्तिष्क ऐसा हम कह रहे हैं। ये जो नियंत्रण बिंदु है, नियंत्रण का जो भाग है, जो कंट्रोल सिस्टम है, उसका नाम है ब्रेन। या तो पहला भाग केवल ब्रेन है, दूसरे भाग में ब्रेन भी है, जीवन भी है, लेकिन जीवन बहुत थोड़ा सा व्यक्त हो रहा है। कितना हो रहा है? ये मानव के संकेत को समझ पा रहा है, वहां थोड़ा सा उसका आचरण बदल रहा है, नहीं तो वो पूरी तरह शरीर के द्वारा नियंत्रित आचरण। जब अपन ज्ञानावस्था में आते हैं तो वो बिल्कुल अविकसित यदि ज्ञानावस्था है, जिसको बाबा जी ने अल्प विकसित कहा है। ज्ञानावस्था को पूज्य बाबा जी ने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित, पूर्ण विकसित। इस ढंग से 3 भाग है। और जीवावस्था को अविकसित या अजागृत कहा है। तो मानव को अजागृत नहीं कहा, मानव को अल्प विकसित कहा, कम से कम। तो अल्प विकसित में भी जीवन शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर से वो पूरी तरह नियंत्रित कभी भी नहीं हो रहा है। शरीर को नियंत्रित करता है, उसी क्रम में कई बार प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम से नियंत्रित कर लेता है, कई बार इसके विपरीत भी नियंत्रित करता है। जब भी विपरीत नियंत्रण करता है तो आचरण में पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये सब दिखने लगता है। तन मन धन का दुरुपयोग दिखता है, संबंधों की पहचान निर्वाह नहीं होता है, ये सारी चीजें। तो जो एक कॉमन बिंदु, कॉमन प्लेटफॉर्म आया भौतिकवाद में और मध्यस्थ दर्शन में, वो बढ़िया है। एक ही जगह है वो, कि जीवावस्था का जो पहला भाग है, प्रथम भाग है, जहाँ जीवन नहीं है और मेधस तंत्र है और मेधस तंत्र से नियंत्रित है, दोनों एक ही कह रहे हैं। तो एक जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ गया, यहाँ से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप है, जीवावस्था का जो विकसित भाग है, जहाँ जीवन आया है, तो उस पर एक शोध चाहिए। क्योंकि यदि जीवन है तो ब्रेन के द्वारा ही व्यक्त होगा, शरीर के द्वारा ही व्यक्त होगा। तो उन घटनाओं को, उन प्रवृत्तियों को हम ढूंढ सकते हैं, उस पर हम एक निष्कर्ष बना सकते हैं कि वो क्या है, और ब्रेन के द्वारा व्यक्त हो रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि जीवन है। तो ब्रेन और शरीर के जो हरकतें हैं, उसी से हमको ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि जीवन है। वैसे ही इसके आगे, जीवन है तो जीवन नियमों में चल सकता है और चलता है। नियमों में चल के बहुत सारी चीजें होती है, वो ज्ञान अवस्था में प्रमाणित होगी।
तो मुझे लगता है कि जब तक ये शिक्षा में नहीं आएगा, जब तक इस पर शोध नहीं होगा, तब तक ये शिक्षा में नहीं आएगा। आप बोलते रहिए, पहले भी लोगों ने बोला, सारे जितने भी धर्म हैं, आप यदि उसकी बात देखने जाएंगे तो सारे धर्मों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये शरीर मर जाएगा, शरीर के मरने के बाद कोई चीज बची रहेगी, उस बची रही का लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने सोल कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जीव कहा, किसी ने सूक्ष्म शरीर कहा। अलग अलग तरीके से लोगों ने नाम दिए आत्मा का। चला, इसको मानते हुए भी इसको प्रमाणित ही नहीं कर पा रहे, सारे धर्म मान रहे हैं और भौतिकवाद इसको मान ही नहीं रहा है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ गया है मध्य दर्शन से, और इस पर एक यदि शोध होता है और ये शोध वहां तक पहुंचता है तो चीजें होंगी। एक नया डेवलपमेंट हुआ, खासकर जो आइंस्टाइन आने के बाद उन्होंने जो लोगों ने काम किया, अब तर्क को भी प्रमाण के रूप में माना जा रहा है। अब आंखों से हर चीज दिख नहीं रही, आंखों से देखने के बाद जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष पर बात हो पा रही। पहले जो विज्ञान जो है यंत्र प्रमाण से शुरू हुआ, यंत्र प्रमाण से शुरू होते होते अब इन चीजों को मानने लग गए हैं कि यंत्र प्रमाण, यंत्र में तो दिखता नहीं है। मान लीजिए पंखा मैं चला दूं और अच्छी स्पीड में पंखे में पता नहीं चलता है कि 2 ब्लेड है कि 3 ब्लेड है कि 4 ब्लेड, हम कर ही नहीं सकते। इसको करने के देखने के लिए क्या विधि है, मैं उसी स्पीड से घूमूं जिस स्पीड से पंखा घूम रहा है, तो मेरे सापेक्ष पंखा जो है स्थिर हो जाएगा और उस समय में गिन लूंगा। उतना स्पीड में नहीं घूमूं तो उसके आसपास पहुंच जाऊं, या मेरे पास ऐसा कोई कैमरा हो जिसमें मैं हाई स्पीड में फोटो लूं। हाई स्पीड का मतलब है प्रति सेकंड 10 ले लूं, प्रति सेकंड 20 ले लूं, या और ज्यादा ले लूं, तो ये जो चित्र है वो स्टिल फोटो जैसा दिखेगा और उसके आधार पर मैं देख के बता दूंगा। अभी हम लोगों ने बहुत हाई स्पीड वाले फोटोग्राफ लेने वाले कैमरे पा लिए, साइंस ने कर लिए। तो परमाणु को अभी जो देखा जा रहा है उसी विधि से हाई स्पीड में 1 सेकंड में बहुत सारे फोटो लिए जा रहे हैं और उनकी जो एनालिसिस की जाती है उसके आधार पर परमाणु अंश को पहचान रहे हैं, परमाणु अंश में मूवमेंट को पहचान रहे हैं। तर्क के अलावा ये चीजें भी अभी होने लग गई। तो अभी जहां तक विज्ञान पहुंच गया है और भौतिकवाद पहुंच गया है, जो बातें हो रही है, तो इस आधार पर यह संभावना है कि एक शोध करना है और इस शोध को फिर स्वीकारा जाए। उस शोध को हम ही को करना पड़ेगा। हमको करने के लिए हमको मध्य दर्शन को भी समझना होगा और भौतिकवाद में जो ब्रेन है उस पर हमको कुछ समझ बनानी पड़ेगी। उन लोगों ने क्या सोचा है, उन्होंने कैसे निष्कर्ष निकाले, क्या क्या निष्कर्ष निकाले, उनमें क्या कमियां हैं, और फिर उसको भरने के लिए हमको लगना। इसके बिना ये शिक्षा में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आचरण की छोटी छोटी चीजें आएंगी और छोटी छोटी ही चीजें आएगी, उससे अधिक कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि सुख क्या है, सुख क्या है, तो 4 विषय ही सुख है, 5 संवेदना ही सुख है। इसको हम छोड़ के बात नहीं कर सकते भौतिकवाद के। उसके अलावा सुख को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम देखते हैं तो समाजशास्त्र में और लॉ में, या मनुष्य के सुख में और लॉ में, अर्थशास्त्र में और लॉ में काफी बड़ा गैप दिखता है। जो लॉ है वो बिल्कुल दूसरी बात कह रहा है। भौतिकवाद स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मानव जो है वंशानुसंगी है, लेकिन जो ये वाले सब्जेक्ट हैं जैसे लॉ है या जो समाजशास्त्र है, ये इसको नहीं मानता है। वंशानुसंगी है का मतलब, मान लीजिए मेरे पिताजी या उनके पिताजी या उनके पिताजी यदि अपराधी हुए थे तो उसका कारण उनके जीन्स में, वो मेरे में भी आ गया तो मैं अपराध करूंगा। तो मेरा अपराध करना जस्टिफाइड है क्या फिर? तो मेरा अपराध करना किसी भी विधि से जस्टिफाइड नहीं। आपके जीन्स में है तो भी आपको नहीं करना, करेंगे तो हम आपको जेल में बंद कर, ये नियम आया है। तो विज्ञान से दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया लॉ से चल रही है, विधि से चल रही है। विधि और निषेध को माना जा रहा है, और विधि और निषेध के निर्माण का जो ज्ञान है
वो विज्ञान से नहीं आया है, वो मनुष्य में जो मूल प्रवृत्तियां हैं उससे आ रहा है। अब तक कुछ शोध हुए हैं उस दिशा में, उस पर आ रहा है। कभी भी हम ये नहीं मान पा रहे हैं कि मनुष्य गलती करने वाला है, नहीं, मनुष्य गलती कर सकता है, लेकिन गलती को सुधार भी कर सकता है, ये हमने माना है। और ये जो सही और गलत की जो लाइन है बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है। आज से आप 1000 साल पहले देखो या 2000 साल देखो, आप एक बड़ा जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों ने किसी दूसरे को मार दिया। राजा दूसरे को मार सकता था, राजा मारता था तो वध कहलाता था, दूसरा मारता था तो हत्या कहलाता था। आज राजा या राजा तुल्य व्यक्ति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी को मार नहीं सकते। यदि वो अपराध भी किएंगे तो वो नहीं मारेंगे, उसका एक सिस्टम बनाया और उससे वो करते हैं, वो सिस्टम काम करता है, बहुत सारे लोगों का उसमें माफ होता है। तो वो जो नियम उस समय बनाए गए थे उस लाइन को ऊपर कर दिया गया। अब राजा भी वो नहीं कर सकता। पहले राजा के लिए आचरण के नियम अलग अलग थे, अब नहीं। पहले राजा देखिए बहुविवाह करते थे, अब नहीं कर सकते किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राजा, उसके लिए अलग विधि नहीं। तो अब सबके लिए नियम एक हो गए। तो ये लाइन बहुत धीरे धीरे ऊपर हो रही है। यदि आप देखेंगे एक मिनिमम लाइन है जीने के लिए, वो लाइन पिछले 200 सालों में कुछ ऊंची हो गई है ना? और 1000 सालों में जाएंगे तो और ऊंची दिखेगी। तो उस लाइन को मानव जाति धीरे धीरे ऊपर कर रही है, और ये जागृति क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तभी हो रहा है। फिर भी जो अपेक्षित लाइन है, जिसको मानवतापूर्ण आचरण कह रहे हैं, जो न्यूनतम लाइन है, वहां तक अभी मानव जाति पहुंची नहीं। उसके लिए जो जरूरी शोध है वही नहीं आया है। जो जरूरी जो ज्ञान है, जो तर्क प्रणाली है, वही अभी विकसित नहीं है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। एक देश दूसरे देश को मान्यता देता है और उसके घर में अपने जासूस भेज देता है, और कभी नहीं स्वीकारता कि हमने जासूस भेजे। एक देश नहीं कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का विरोधाभास हमारे धरती पर अभी चल रहा है। तो जब तक इसके लिए तर्क प्रणाली, शिक्षा विधि नहीं आएगी और उसके प्रमाण, आचरण के प्रमाण नहीं आएंगे, तब तक ये चीजें शिक्षा में नहीं आएगी। तो एक बड़ा शोध करने की अभी जरूरत। तो ये मेरा प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर इसको मैं रोकता हूँ पहले, और इस पर यदि और कोई पूरक प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा कर। जी भैया, एक प्रश्न तो मेरे मन में ही आ रहा है कि शोध करने के लिए हमारी अर्हता क्या होनी चाहिए? अर्हता, जी भैया। पहली अर्हता तो जी। सोच लें तो उस पर अच्छे से ना पकड़ बना लें। दूसरी अर्हता है, इन्होंने जो मनोविज्ञान पर जो काम काम किया, ब्रेन पर काम किया, इनको जोड़ा जाए। तो पहले जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान माना जाता, धीरे धीरे वो मनोविज्ञान आचरण का शास्त्र माना जा रहा है। बाबा जी ने आचरण शास्त्र ही लिखा है, मनोविज्ञान 122 आचरण लिखे हुए। तो एक समानता ये भी हमको अब दिखती है, बाबा जी ने जो कहा। भारत में मनोविज्ञान नाम का कोई शास्त्र था ही नहीं, दर्शन के अंदर ही मन पढ़ाया जाता था। तो भारतीय और जो वेस्टर्न है, जो ये है भौतिकवादी जो दर्शन है और भौतिकवादी जो मनोविज्ञान है, ब्रेन पर इन्होंने जो काम किया है अभी, उस पर कई नए शोध हो रहे हैं, ब्रेन पर बहुत बड़ा शोध हो रहा है। उसको भी कुछ सीमा तक हमको, या अच्छी सीमा तक उसको पढ़ना पड़ेगा और उन तर्कों को लेना पड़ेगा। उतना ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, उन तर्कों को कैसे हम करें, क्योंकि शरीर के द्वारा ही जीवन प्रमाणित होगा। तो किन एक्शन से हम ये कह सकते हैं कि जीवन है, उसके लिए हमको एक तर्क प्रणाली पर ही अभी लंबा काम करना पड़ेगा। और ये तर्क प्रणाली है और उसमें समय लगाना पड़ेगा, यही अर्हता है। क्योंकि हर मनुष्य में अर्हता है, उसको बहुत ज्यादा कम है ऐसा नहीं है, बहुत मिनिमम ही अंतर है। अपने शक्तियों को नियोजन करना पड़ेगा, जीवन शक्तियों को, तो ये हो जाएगा। तो भैया मुझे तो इतना ही लगता है कि सभी व्यक्ति योग्य हैं
सभी व्यक्ति कर सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी और उसमें समय को लगाना होगा। बिना समय लगाए ये होता नहीं, कोई कितना भी प्रतिभाशाली। हाँ जी भैया। जी भैया, मेरे लिए हाँ भैया, अर्हता से तात्पर्य था कि हमारे में कौन सी योग्यता होने की है। एक तो जीवन ज्ञान को लेकर के हम कितने स्पष्ट हैं, यह भी एक आवश्यकता लगती है भैया। जब हम जीवन ज्ञान की बात करें तो जैसे सूचनाओं से तो स्पष्ट है कि 10 क्रिया जो जहाँ से संपादित होती हैं उन्हें जीवन कह रहे हैं। लेकिन जब इसको कॉन्क्रीट स्वरूप देना होता है तो उस समय तो हमें लगता है कि हम उस प्रकार से समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात ये भी जो दर्शन में बाबा जी ने रखा कि अनुभव पूर्वक हमें अस्तित्व दर्शन का ज्ञान होता है, जीवन ज्ञान होता है। तो जो अनुभव में से जो जीवन ज्ञान हो रहा है और आज जो हमें सूचना से जो प्राप्त हुआ है वह उसमें क्या अंतर है। और ये तो स्पष्ट होता ही है अपने में, वो विश्वास आज नहीं समझ में आते कि हम जीवन ज्ञान को अ, दूसरों को हम बता सकें इस प्रकार, जिस प्रकार से शोध के लिए बताने की आवश्यकता है। इस पर थोड़ा सा संकेत चाहिए। जी भैया, बाबा जी ने एक सूत्र लिखा हुआ है, दर्शन की आंशिकता में या अनुभव की आंशिकता में बोध, बोध मतलब अध्ययन बोध, जिसको प्रतीति कहेंगे या अवधारणा कह सकते हैं, अध्ययन। इसकी आंशिकता में आभास, इसकी आंशिकता में भाव। तो बाबा जी को अनुभव हुआ, उस चीज को वो बोल रहे हैं, पूरा अनुभव भास में आ सकता है। बाबा जी ने लिखा है कि अमानव को भी ब्रह्म भासता है ना, आप लोग पढ़े होंगे अनुभव दर्शन। तो ये सारा अनुभव शिक्षा में आ सकता है। शिक्षा में आ सकता है माने पहले प्रतीति बोध या अध्ययन बोध में आएगा, उसके बाद वो सब आभास में आएगा। आभास में आने का मतलब है उसके ऊपर तर्क बन जाएंगे। तो मैं अभी जो शोध की बात कर रहा था वो तर्क बनाने की बात है। बड़े बड़े तर्क तो हैं ही हैं, बाबा जी ने दिए हैं। कुछ तर्क हैं जो अभी भौतिकवाद और इनको जोड़ने की बात, उन तर्कों पर हमको काम करना पड़ेगा, उन तर्कों को लेना पड़ेगा कि तो आम आदमी तक पहुंच सके। और फिर अभ्यास, आभास में जो है अभ्यास में और जीने में आएगा। इन दो जगह पर काम करने की जरूरत। यदि एक मैं बहुत दिनों से दर्शन में हूं, तो एक बात, जैसे कहीं कहीं सूत्र कैसे हैं उसको की जो व्याख्या चल रही है कि अ, इनका अध्ययन होता है लेकिन अनुभव बिल्कुल भिन्न चीज है। तो यदि ये तीनों जुड़ेंगे नहीं, भास आभास से, आभास प्रतीति से, और प्रतीति यदि अनुभव से नहीं जुड़ेगा तो अध्ययन विधि नहीं होगी। आदर्शवाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अनुभव जो है आचरण में नहीं आ सकता, आभास में नहीं आ सकता, भास में नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम। तो अनुभव आभास में, बोध में, बोध आभास में, आभास भास में, ये आएगा। ये वाला जो सूत्र है इस पर विश्वास करना होगा और इस पर इस दृष्टि से चीजों को देखना। मैं इसको बार बार अपनी इस प्रकार के छोटी सी तर्क विधि से बोलता हूँ कि चांद में जाने के पहले लोग यहाँ बैठकर चांद के वातावरण को समझ लिए। चांद के पहले उसके चारों तरफ का जो अंतरिक्ष है उसके वातावरण को समझ लिया। उसके पहले पृथ्वी से निकलते समय जो वातावरण है उसको देख लिया। और पृथ्वी से, जिसको पृथ्वी से लगा हुआ अंतरिक्ष कहूंगा मैं, और उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप पृथ्वी के 15-20 किलोमीटर ऊपर से जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, उसके बाद लगातार यह वातावरण बदल रहा है। उस पूरे वातावरण को यहाँ के वैज्ञानिकों ने जमीन पर बैठकर, यहाँ बैठकर उसको समझ लिया, उस पर एक मत हो गए। ये जो प्रक्रिया है इसको उन्होंने किया। तो वैसे ही अभी हम जहां भी खड़े हैं वहां से जागृति तक के लिए जो जो पूरी स्टेप होगी उसको हमको सोचना और उसको तर्क में लाना, तर्क संगत विधि से दूसरे को स्वीकार करवाना या शिक्षा में लाना, ये वाला काम अभी हमसे बचा हुआ। इसमें गलती हमारी भी है। आप मुझे बोलने बोलते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ और बोलता हूँ, और उसमें मुझे मजा आने लगता है।
तो जो मैं जीता हूँ वो तो बोलता ही हूँ, जो मैं नहीं जीता हूँ वो भी बोलता हूँ। या जिसको मैं जीना नहीं चाहता, अच्छा है बाबा जी ने लिखा है लेकिन मैं जीने के लिए भी तैयार ही नहीं, उसको भी मैं बोलता हूँ। या वैसी चीजों को बिल्कुल जैसे शोधन करना है, उत्पादन करना है, विनिमय करना है, उसको भाषा में ही नहीं लाता। इस ढंग से चीजें चल रही। तो ये हम लोग जो प्रबोधक वर्ग हैं, या प्रबोधक वर्ग लोग कह रहे हैं हम लोगों को, हम तो प्रबोधक, मैं तो अभी तक न मानता ही नहीं हूँ कि मैं प्रबोधक होगी, लेकिन जो समाज में एक मान्यता आ गई है, इसके कारण चाहे बोलिए ये इसके हम प्रभाव में आ गए हैं, और हम अपना विकास को कम ध्यान रखते हैं, हमारा जो पहचान है वो ज्यादा बढ़ जाए इधर। हम मेरे जैसे लोगों की कुछ मानसिकता ऐसी भी हो गई, तो ऐसा लगता है कि फिर गति रुक गई है। मेरा ध्यान उधर ही जाने लग गया है कि लोग मेरे को पहचाने, बढ़िया ताली बज जाए। तो कुछ कमी इससे भी मतलब हो गई है। या इससे एक फायदा भी होता है कि आप लोग के सामने आता हूँ तो कभी कोई चीज बोलता हूँ तो कई बार गलत हो जाता है, तो आप लोग ध्यान आकर्षण करा देते हैं, तो इससे मेरे सोचने के लिए एक मुद्दा भी मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें हो रही है। जो बाबा जी ने दर्शन में बोला है उसको हम बैठकर चर्चा करें, और एक दूसरे के मतलब अच्छाई को भी प्रमोट करें, और यदि कुछ चीजें दूसरी चली जा रही है सत्य के अलावा, वो भी एक दूसरे को इंगित करें, और उसमें हम लोग थोड़ी उदारता पूर्वक। अरे मैं 30 साल से बाबा जी से जुड़ा हूँ भैया, कोई आदमी 1 साल जुड़ा है, मुझे क्या बताएगा। यदि मैं ऐसी चीजें मान लूंगा तो ये मेरे लिए ही हानिकारक है। इस प्रकार की चीजें जो भ्रमित मनुष्य हैं, जिसको बाबा जी अल्प विकसित मनुष्य कह रहे हैं, उसमें है ये, है ना, कुछ अर्ध विकसित में भी कुछ। तो इस पर ही विजय करने का एक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में हमको लगना है थोड़ी निष्ठा की कमी है, या जो परस्परता में ऐसी जो प्रेरणा हो जाएगी और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ये मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो काम है इस समय करने की बात। तो हम लोगों ने थोड़ी कोशिश भी की थी, हम 2013 से मनन गोष्ठी किए हैं, करने की कोशिश किए हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें हम खोल पाए हैं। हम मुझे भी अपनी बहुत सारी कमियां उसमें दिखी है। तो इस प्रकार की चीजों की मुझे लगता है कि जरूरत है। अनुभव को बोध में लाना, बोध को आभास में लाना, आभास को भास में, फिर अभ्यास में लाना, ये वाले जो प्रक्रिया पर अभी हमको काम करना है। ये काम बाबा जी का काम नहीं है, ये हम लोग को करना है। हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये हम लोग को करना पड़ेगा, अध्ययन विधि से बढ़ने वाले। बाबा जी ने उसके लिए पर्याप्त सूत्र दिए हुए, उन जगह पर ध्यान देकर करने की बात है। और उसमें प्राथमिकता यदि जीना है तो ही बन पाएगा, मेरा गोल ऐसा लगता है। यदि बोलना या दूसरे को सुनाना प्राथमिकता है तो हम इसमें से पिछड़ेंगे कहीं, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया। जी भाई। बहुत सारी बातें हो गई भैया। अब हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो प्रकाशन है इस दिशा में किस प्रकार से हो सकता है। मुझे लगता है गौरी दीदी की प्रश्न का उत्तर शायद हो गया है। गौरी दीदी बताएंगे। जी भैया जी, भैया जी ने काफी डिटेल में रखा, लेकिन मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा और बची हुई है, और वो ये है कि ये जीवन ज्ञान को हमको जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको हम पहली में कितना, किस तरीके से, दूसरी में कितना, ऐसा 12th तक, तो उसको मतलब उसके चैप्टर्स किस तरह के, उसमें क्या विषय वस्तु दी जा सकती है, और व्यवहारिकता से वो कैसे जुड़ सकती है, व्यवहारिक जीवन में उनके जो पढ़ रहे बच्चों के। जी दीदी, वही मैंने निवेदन किया कि इस पर अभी एक शोध ही चाहिए। पहले में देने लायक अभी हम नहीं है, दूसरी में देने लायक नहीं है। पहले हमको एक स्टेप का शोध करना पड़ेगा, हम लोग को, मुझे और मेरे और साथ जैसे आप हैं आपको। तो हम लोग को शोध करके एक वस्तु अभी तैयार करना पड़ेगा जिसमें तर्क प्रधान अभिव्यक्ति। जी भैया बाबा जी। जी का जो है वो अनुभव प्रधान उन्होंने बोला। जी हम लोग नीचे से जाने वाले लोग हैं, तो उसी अनुभव को हम केंद्र में रख के उसके लिए हम और जो आवश्यक तर्क हैं
जो हमको भौतिक आसक्तियों से छुटकारा दिला सके और ऐसी चीजों पर विश्वास दिला सके। देखिए ना, परमाणु को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब सबने मान लिया कि परमाणु होता है, परमाणु स्वचालित होता है, मान लिया। तो ये मानने का जो श्रेय है वो तर्क प्रणाली को है, विज्ञान के तर्क प्रणाली को। आज तक एक ने भी नहीं देखा। डीएनए को भी देखने वाले लोग नहीं, लेकिन हमने सबने मान लिया है। तो यहां तक तो सफलता ही है कि समाज ने मान लिया है। वैसे जीवन को मान ले, उस लेवल का काम अभी हमको करना है। मानवीयतापूर्ण आचरण को मान ले, इसको करना है। बोलने की सीमा में तो हम बोल रहे हैं, अपने जीवन में स्वीकारने की जगह पर तो मुझे लगता है कि कमी है, बहुत कमी। तो इस गैप को भी भरने के लिए एक स्टेप का काम करना होगा, नहीं तो वो शिक्षा ही नहीं जाएगी। मैं प्रधन करता रहूंगा और ज्ञान दूंगा, वो तो जाएगा नहीं ना। वो लोग भी बोलने लगेंगे और मेरे से ज्यादा प्रधन में लिप्त हो जाएंगे। वैसे ही बाकी थी दोनों, और पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, वैसे ही। बहुत बढ़िया भैया, मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते हुए ही शोध करके हम आगे के स्टेप्स में बढ़ सकते। शोध करते हुए, जीते हुए, जी तो कुछ रहे ही हैं, तभी तो हम लोग एक दूसरे पर आगे विश्वास कर पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं जी कि हम जीरो हैं, 51% तो हर कोई है। तो हम लोग तो काफी आगे हैं। कुछ लोग 70 हैं, कुछ 80 हैं, कुछ 90 हैं, कुछ 95 भी होंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। जी भैया, भैया चैट बॉक्स में प्रश्न है। और हाँ भैया, वो क्या है, मेरा जो कट हो गया ना, तो पूरे चैट बॉक्स फिर से मेरे को फिर से एक बार भेजना पड़ेगा। ना नहीं भैया, जो प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं अमिता सोनवानी दीदी का, जी वो एक बार मैं फिर से भेज दीजिए, क्योंकि क्या है भैया, जैसे ये हुआ ना, कट हुआ, तो फिर नया चैट बॉक्स शुरू हो जाता है। मैंने रिज्वाइन किया ना। जी भैया, जी, हाँ मैंने अभी या भेजा। एक बार बता दीजिए। तो दीदी ने पूछा है भैया, अल्प विकसित, अर्ध विकसित एवं विकसित में स्पष्टता की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये अच्छा, ये वाला तो है इसमें। तो ये मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17, पेज 141 142, ये दोनों होंगे, है ना। मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है, सामने पुस्तक नहीं है मेरे, तो इसमें है। तो यदि सबको लगता है तो अभी इस पर भी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर अभी दूसरे विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा सब लोग कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अ, जी भैया, एक बार हम उसे पढ़ लेंगे। जी, तो 139 है मानव व्यवहार दर्शन। जी भैया। 139 में जो पहला ही सूत्र है उसमें दिया हुआ है, बौद्धिक विकास पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत भेद से। इसे ही पूर्ण चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, अल्प चेतन तथा अचेतन के नाम से एक तो इसमें दिया हुआ है ना, 139 का जो पहला है। अब 140 का लास्ट सूत्र में आ जाइए। जीवावस्था में मन शरीर को जीने की आशा पूर्वक जीवंत बनाए रखते हुए वंशानुसंगी विधि से कार्य करता है, अतः इसे अजागृत की संज्ञा है। तो जो बताया कि अजागृत, अल्प जागृत, तो जीवावस्था को अजागृत बोल दिया। जीवावस्था में बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है। उस अवस्था में मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं। तो जीवावस्था में केवल मन एक्टिव है, वृत्ति भी उपेक्षित है, चित्त भी उपेक्षित है, बुद्धि भी उपेक्षित ही है, लिखा हुआ है। बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है, माने संस्कार बनने की प्रक्रिया वहां नहीं, जीवावस्था। इसके बाद 141 में आ रहे हैं, जो पहला सूत्र है उसमें बहुत अच्छे से बोर्ड में लिखा हुआ है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। तो उसमें बुद्धि को शामिल कर लिया, जीवावस्था में बुद्धि को शामिल नहीं किया, देखिए, है ना।
पहला लाइन ही इसमें लिखा है, ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। तो बुद्धि की अवस्था में बोला जा रहा है विकसित, अल्प विकसित वगैरह। तो अल्प विकसित है, इसको अल्प जागृत भी कह रहे हैं। जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दिशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते, इसी को हम लोग 4.5 कहते हैं। मन है, मन के दोनों है, वृत्ति के दोनों है, चित्त तंत्रित हो रहा है, माने चित्त का एक है ही है। तो ये 4.5 चित्रण है ना इसमें। ये इसके बाद हम देखिए अर्ध विकसित है, जिसको अर्ध जागृत लिखा हुआ है। दूसरा बिंदु है आत्मबोध रहित संकल्प। अवधारणा ब्रैकेट में, आत्मबोध रहित संकल्प पूर्वक इच्छा, विचार एवं आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि तंत्रित हो रहे हैं, माने बुद्धि एक्टिव हो गई है। बुद्धि का एक्टिव का कौन सा भाग एक्टिव हुआ है? परावर्तन वाला भाग, जिसको संकल्प कह रहे हैं, वो एक्टिव हो गया है। ये संकल्प एक्टिव हो गया, उसका सीधा सीधा मतलब है कि साक्षात्कार हो गया है। साक्षात्कार हुए बिना संकल्प नहीं होगा। तो चित्त का प्रत्यावर्तन भी एक्टिव है, बुद्धि का परावर्तन भी एक्टिव। तो इसको हम 7 क्रिया देख सकते हैं, मन का दोनों, वृत्ति का दोनों, चित्त का दोनों और बुद्धि का एक। इसको 7 क्रिया मैं कह रहा हूं, बाबा जी लिखे नहीं, पर इसका मीनिंग ये है मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि तंत्रित हो रहे हैं, इसको अर्ध विकसित कह रहे हैं। अब ये साक्षात्कार हो रहा है माने अध्ययन हो रहा है, बिना अध्ययन के तो साक्षात्कार होता नहीं है। अध्ययन हो रहा है, साथ साथ अध्ययन बोध भी हो रहा है। तो साक्षात्कार क्रिया या अध्ययन वाली जो स्टेज है, अध्ययन बोध क्रिया को ये बता रहा है। ये जो स्टेज है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अध्ययन कर रहा है कोई व्यक्ति, उसमें कुछ अवधारणाएं बनी है या कुछ साक्षात्कार हुआ है, कुछ प्रतीति हुई है, कुछ अध्ययन बोध हुआ है, और उसके साथ साथ मन, वृत्ति, चित्त में परिवर्तन हो रहा है। ये दूसरी स्टेज है, तो अर्ध जागृत है। तीसरा स्टेज है, उसमें विकसित, ब्रैकेट में जागृत, पूर्ण जागृत दोनों लिखते। आत्मबोध सहित संकल्प, पहला वाला था देखिए आत्मबोध रहित संकल्प, इसमें आत्मबोध सहित संकल्प माने पूर्वक इच्छा, विचार, आशा, प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी गई है। इस दिशा में मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मा के द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आत्मबोध सहित संकल्प हो गया। आत्मबोध होने का मतलब ही है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन हुआ। बुद्धि का प्रत्यावर्तन यदि नहीं होगा तो आत्मबोध नहीं। तो बुद्धि का प्रत्यावर्तन हो गया माने अब आत्मा भी कार्यरत हो गई है। तो लिख रहे हैं कि बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित हो रहे हैं। आत्मा द्वारा नियंत्रित का मतलब ही है कि आत्मा एक्टिव है। आत्मा एक्टिव होने का मतलब ये है कि आत्मा के दोनों क्रियाएं, अनुभव और प्रामाणिकता क्रियान्वित हो रहे हैं। मतलब ये 10 क्रियाएं इसमें दिख रही। तो ये 3 स्टेप। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। इसी में आखिरी वाला पॉइंट देखिए, नहीं भैया एक पेज पलटा दीजिए। 143 में जो पहला वाला सूत्र है, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय की निर्विरोधता है। मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों को ही न्याय संज्ञा है। तो इसमें कह रहे हैं कि मन वृत्ति के संकेत को ग्रहण किया, जो पहला स्टेज है, जो 4 भाग है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा भी ले लीजिए।
मन वृत्ति का स्टेज को, संकेत को ग्रहण किया, जो पहला स्टेज है, तभी सुख हो गया पहला। इसके बाद आगे आते हैं, वृत्ति जब चित्त के संकेत का ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है, चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। आगे लिखा हुआ है, मन वृत्ति तथा, इसी की जो व्याख्या है, मन वृत्ति तथा चित्र की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार कहेंगे। भाई आप बहुत साफ साफ देखिए, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मन वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता हुई है, अभी अभी उसमें बुद्धि शामिल ही नहीं हुआ है। ऊपर के सूत्र में भी बुद्धि को नहीं लाया है। इसी सूत्र में, ऊपर में जो सूत्र भाग है, वृत्ति जब चित्त का ग्रहण, संकेत ग्रहण करे, अभी इतना ही हो रहा है। उसी समय मन वृत्ति चित्त की एक सूत्रता हो सकती है, ये कह रहे हैं। उसी में न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण व्यवहार दोनों हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात लिख दिए हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसकी पुष्टि आगे जाके चिंतन में होगी। ऊपर में एक लाइन लिख दिया है, जिसे धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं। मतलब धर्मपूर्ण विचार अल्प विकसित में ही होगा, और तभी होगा, अल्प विकसित होने के बाद साक्षात्कार होगा, नहीं तो होगा ही। माने न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार हमको इच्छा पूर्वक, और यदि मैं बहुत ही बेशर्मी से बोलूं तो जिद पूर्वक करना पड़ेगा। उस करने के फल में हमको सुख और शांति दोनों हो जाएगी, जिद पूर्वक कर लेने से, है ना। अभी इच्छा संकल्प पूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि अभी आया ही नहीं, अल्प विकसित है। तो संकल्प पूर्वक करने के पहले एक होता है, पूर्वक बोलिए, जिद पूर्वक बोलिए कि भाई मैं करूंगा अच्छे वाले आचरण। ये करते ही सुख और शांति आ जाएगी। सुख और शांति आते ही धर्मपूर्ण विचार होने लगेंगे। संग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, ये करना होगा, ये हो जाएगा। ये अल्प विकसित में ही होगा, और तभी हम अर्ध विकसित में गति पाएंगे, जो आगे सूत्र में लिखा हुआ है। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। अब यहाँ बुद्धि शामिल हुआ। उसके बाद आगे इसका ये लिखा हुआ है, पहचान। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है। 144 में ऊपर का लाइन है। और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई जाती है। अभी ये अर्ध जागृत है, जागृत नहीं है, उसके बावजूद बाबा जी उसको प्रेरणा स्रोत कह रहे हैं, अधिकाधिक जागृति के लिए। उसके लिए पहचान के लिए 2 ही 3 बिंदु दिए हुए हैं। अधिक उत्पादन, मतलब पूरी तरह ये भौतिक वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। कम उपभोग, ये भी पूरी तरह भौतिक वस्तुओं के उपयोग के रूप में बता रहे हैं, लेकिन 4 विषय और 5 संवेदनाएं नियंत्रित हो गई हैं, ये बता रहे हैं। और अपव्यय का अत्याभाव, माने नियंत्रित इस लेवल तक आ गया है कि वो नेगेटिव में बिल्कुल नहीं है। अत्याभाव माने बिल्कुल अभाव, कंप्लीटली बंद हो गए। ये हुआ है अभी तीसरे स्टेज में, अल्प अर्ध विकसित कहलाएगा ये, है ना, क्योंकि इसमें अभी आत्मा नहीं आया है। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य हुआ है तो मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, बुद्धि का जो 7 क्रिया वाला होता है, संकल्प चल रहा है अभी, बुद्धि का संकल्प है, बुद्धि का परावर्तन भाग ले रहा है, बुद्धि का प्रत्यावर्तन अभी नहीं आया है। और चित्त के दोनों, वृत्ति के दोनों और मन के दोनों, कुल ये 7 क्रिया में ये इतनी सब चीजें हो जा रही। और इसका टेस्ट देखिए ना, केवल भौतिक वस्तुओं का दिया हुआ। अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव, माने भौतिक वस्तुओं में ही हमको अभी अपने आप को प्रमाणित करना होगा, उत्पादन भी करना होगा, उपभोग भी करना होगा। संयत उपभोग में हम जाएंगे, और इस क्रम में 4 विषय और तीनों संवेदना नियंत्रित होंगी। इसके बाद फिर से इसी चीज को कह रहे हैं, ये भी
अर्ध जागृत कहलाएगा, अर्ध विकसित कहलाएगा। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की एक सूत्रता, इसमें आत्मा भी शामिल नहीं है। देखिए, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीत होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सत्य प्रतीत होने के कारण न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार कह रहा है। इसके पहले सत्य प्रतीति के बिना ही धर्मपूर्ण विचार कह रहा है, जो इसके पहले वाला जो सूत्र है, पहले के पहले वाला 143 का सेकंड लास्ट, वो भी धर्मपूर्ण विचार कर रहा है बिना सत्य प्रतीति के, माने जिद पूर्वक। और यहाँ पर सत्य प्रतीति के कारण न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार कर, ये कर तो ये भी रहा है, इसके पहले वाला भी। अब तो अल्प विकसित में ही हम जिद पूर्वक या मतलब मनन पूर्वक निष्कर्ष निकाल के, है ना, यदि हम कर लें तो वो अल्प विकसित कहलाएगा। वो करने के बाद हमको सत्य प्रतीत होगा, फिर हम करते रहेंगे। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इसके आगे वाले सूत्र में कि अनुभव के कारण फिर हम इसको करेंगे। बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। आगे फिर देखिए, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार में सत्यानुभूति सहज सहअस्तित्व प्रतिष्ठित होता है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार के लिए तीनों स्टेप दिए हुए। अनुभव हो गया है तो भी करेगा, ये वाला पॉइंट है। अभी अनुभव नहीं हुआ है, सत्य प्रतीत हो रहा है, उसमें भी करेगा। और अभी अनुभव भी नहीं हुआ है, सत्य प्रतीत भी नहीं हुआ है, तो भी वो तर्क और आचरण पूर्वक इसको कर लेगा। अल्प विकसित में ही करेगा, तभी उसकी अग्रिम गति होगी। इस बात को साफ साफ लिख रहे हैं, इससे साफ साफ नहीं लिखा जा सकता। तो भैया ये इसी को फिर आगे इसी में लास्ट में देखिए, मान लीजिए किसी ने ऐसा कर लिया है तो क्या हुआ। तो लिखा है कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। अपराध क्या है? परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा। जैसे ये बंद हो जाएगा वैसे ही आशा का प्रत्यावर्तन हो जाएगा। माने आशा का प्रत्यावर्तन हुआ माने मन वृत्ति के अनुसार चलने लगा, सुख की निरंतरता हो गई। अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन। न्याय क्या है? संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन। तो विचार का प्रत्यावर्तन होते ही हम संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह कर पाएंगे, तो इसमें शांति हो जाएगी। आसक्ति के अभाव में उच्छा का प्रत्यावर्तन। आसक्ति क्या है? अधिमूल्यन या अवमूल्य। भौतिक वस्तुओं में कम मूल्य है, मैं उसको ज्यादा मूल्य मानता हूँ। 4 विषय में कम मूल्य है, उसको मैं हाई वैल्यू दे देता हूँ। 5 संवेदना में कम मूल्य है, मैं उसको हाई वैल्यू देता हूँ। हाई वैल्यू देने के कारण मेरा पूरा आचरण उसमें चला जा रहा है। तो आसक्ति यही है। तो जैसे ये हाई वैल्यू देना कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, अभाव लिखा हुआ है, समाप्त हो जाएगा, तो तब आसक्ति समाप्त होने पर इच्छा का प्रत्यावर्तन होगा, तब साक्षात्कार होगा। अनुभव तब भी नहीं। और आगे का स्टेज है। फिर अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होगा। तो ये 3-4 पेज मैंने बताया, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही संक्षेप में चीजों को लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि इसको रोज रोज पढ़ना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमको साफ साफ कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण का जो बहुत बड़ा भाग है, पहले हमको मानकर करना पड़ेगा। मेरे माता पिता करते हैं, मेरे भाई बहन करते हैं, मेरे पड़ोसी करते हैं, मेरे गुरुजी किए हैं, इसीलिए मैं करूंगा। पहला स्टेज यही है, अनुकरण अनुसरण पूर्वक, जो लिखा भी हुआ है। इसके पहले के पेज में लिखा हुआ है, देखिए 143 में जो लिया है अनुसरण अनुकरण पूर्वक, उसी को बाद में सूत्र में लाया है। 143 में बोर्ड में लिखा हुआ है 2, अनुसरण अनुकरण तथा अध्ययन। तो उसमें भी साफ साफ लिखा है न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना। अनुसरण मतलब शुद्ध कॉपी करना, अनुकरण मतलब है थोड़ा सोचकर निर्णय लेकर कॉपी करना, दोनों है।
तो ये हमको मानवीयतापूर्ण जो आचरण है इसको कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी, और इसको समझना माने यहाँ आभास पूर्वक, तर्क पूर्वक समझने का मतलब बोध नहीं है, ये अभी जहां मैं कह रहा हूँ। तो आभास पूर्वक, तर्क पूर्वक इसको आचरण में लाने की जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद हम इसको आचरण में ले पाएंगे। जी भैया, ये वाली बात हो गई। जी भैया, इसमें अज्ञान के अभाव में संकल्प का जो प्रत्यावर्तन है, तो इसमें अज्ञान का अर्थ क्या हो रहा है? या ज्ञान तो अनुभव पूर्वक होने वाला है, तो अनुभव के पूर्व जो अवधारणा बनी है अध्ययन बोध से, उसके बारे में कह रहे हैं। जी भैया, एक बार थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। हाँ भैया, इस सूत्र में कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, ये तो स्पष्ट हुआ। जी अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, ये भी स्पष्ट हो रहा है। आसक्ति के अभाव में, अर्थात जो हमने अधिमूल्यन हमारे द्वारा हो रहा है, तो उसके अभाव में ही इच्छा का प्रत्यावर्तन, ये भी स्पष्ट हो रहा है। अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन, तो यहाँ भैया, मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि सुन के तर्क से यहीं तक हो सकता है। जब तक हम ये दूसरे और तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये नहीं पकड़ना है। जी भैया। भैया देखो, कुछ चीज तो हमको स्वीकारना ही पड़ेगा ना, है ना। क्या हुआ, एक मैं बढ़िया कहानी बताता हूँ। मेरी बेटी है, वो छोटी थी, एबीसीडी सीख गई थी, है ना, KG 1 में थी। और बाबा जी की जो सबसे छोटी पोती है, वो शायद क्लास 9th में थी। वो उससे हर चीज में कंपटीशन करती थी, मानती थी छोटी दीदी जैसे ही हूं मैं। तो छोटी दीदी पढ़ रही थी फिजिक्स, तो एक बार उसने ये किया कि मैं भी फिजिक्स पढ़ूं। तो क्या होता है फिजिक्स, वो थोड़ा जिद की, तो पुस्तक ला के दिखाया। पुस्तक के पन्ने को पलटा, फिर बोला कि इसमें भी तो ABCD लिखा हुआ है। ठीक है। तो KG 1 के बच्चे को ABCD ही दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं उसका भी। जी भैया। ठीक है। और जबकि उन ABCD से क्या क्या अर्थ हो रहा है, अब वो 9th के बच्चे को समझ में आता है। इनको तो ABCD ही समझ में आती है। तो भैया हम अभी ABCD वाला ही देख लें, इसी जगह में है। तो तर्क की सीमा यहीं तक, ये मानना पड़ेगा। हम यहाँ तक देख लें, ये भी बहुत है। हम अपनी आसक्ति को पहचान ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, और उस पर विजय करें, तब आगे की चीजें दिखेगी। जी इतना ही कह भैया। सकता हूँ। जी भैया। भैया 6:04 है, हो रहे हैं। हालांकि एक प्रश्न हम चाहते थे भैया, अगर वो हो जाते। जी जी पिछली बार हम छूट गए हैं। अनुभव अभय को लेकर जो प्रश्न था, जी तो ये प्रश्न है भैया कि मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व में अभय और सह अस्तित्व लक्ष्य से क्या आशय? अभय और सह अस्तित्व लक्ष्य को प्रमाणित करने की क्या प्रक्रिया होगी? इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा है, वह है कि इस अध्याय में सोपानों के अनुसार, अर्थात ये जो तीसरा अध्याय हमारा चल रहा था भैया संविधान में, सोपानों के अनुसार इन लक्ष्यों को जो बताया है, उससे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं, मानव परंपरा में ये प्रमाणित होंगे। जैसे अभय लक्ष्य को मंडल सोपान से बताया गया है, क्या यह सही है? और अंतिमतः फिर आगे इसी प्रश्न को और आगे बढ़ाकर कहा है कि क्या कहना सही है कि बाबा जी समाधान समृद्धि को अपने परिवार में प्रमाणित किए, या बाबा जी का परिवार समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया या कर रहा है? और फाइनली इसको आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, तो उसके साथ जीवन मूल्य भी प्रमाणित होता है। तो क्या मानव परंपरा में मंडल स्तर की व्यवस्था हुए बिना किसी जीवन में संतोष नहीं है, या जीवन मूल्य अनुभव संपन्नता के साथ पहले ही सूत्रित हो जाता है, उसका प्रमाण मानव लक्ष्य के रूप में क्रम से स्पष्ट होता है? तो ये चार प्रश्न एक साथ हैं भैया।
जी भाई, आखिरी वाला लाइन बिल्कुल सही है, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। मानव लक्ष्य या प्रमाणित होता है, वहीं से। मानव लक्ष्य अब प्रमाणित होता है तो उसके साथ जीवन मूल्य भी प्रमाणित होता है। तो क्या मानव परंपरा में मंडल स्तर की व्यवस्था हुए बिना किसी जीवन में संतोष नहीं है, या जीवन मूल्य अनुभव संपन्नता के साथ पहले ही सूत्रित हो जाता है? उसका प्रमाण मानव लक्ष्य के रूप में क्रम से स्पष्ट हो। जी भाई, इसका उत्तर ऐसा है भैया, जैसे छोटा बच्चा है अपने घर में, नहीं उसको भय लगता है माँ से, पिताजी से, भाई, लेकिन वो बाहर जाता है उसको पड़ोसी से भय लगता है। ठीक, तो अभी उसमें नहीं है, घर के अंदर तो वो अभय महसूस करता है लेकिन बाहर नहीं करता। घर के अंदर अभय महसूस कर लिया है, मतलब क्या उसको अभय हो गया है? अभय का वो स्रोत है? तो अभय का स्रोत नहीं, लेकिन घर के अंदर उसको भय नहीं लगता। अभय को वो पहचान पाता है कि हाँ अभय है ये। अभय का वो धारक वाहक नहीं है, अभय का वो स्रोत नहीं है, लेकिन अभय का वो भोक्ता है। क्यों भोक्ता है? क्योंकि दूसरे लोगों में अभय है, तब वो भोग पाता। वैसे ही हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो उतने बड़े लेवल तक यदि ये है, माने 10 लाख की आबादी तक यदि अपने चारों तरफ जहां पर है उसको यदि सेंटर मान ले, वहां से 10 लाख की यदि आबादी तक लोग ये वातावरण दे सकें, तब एक बच्चे में अभय आएगा, अभय का वो भोग कर पाए। वो बच्चा तो घर में कर ले रहा है लेकिन बाहर नहीं भोगता है, बाहर डरता है, गांव से बाहर और डरता है। तो ये जब आ जाएगा तो लोगों में होगा, तब तो एक बच्चे में आएगा। तो हम इसको कैसे देख रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी में कैसे आएगा? तो आगे वाली पीढ़ी में आने के लिए उतना बड़ा एक वातावरण चाहिए, माने उतने बड़ी संख्या में लोगों में अभय आ जाएगा, तो यहाँ तक आएगा। अभय कैसे आएगा? निश्चित रूप से अनुभव के साथ अभय है। तो उत्तर तो यही है कि एक व्यक्ति में पहले आएगा अनुभव पूर्वक, फिर उसके आसपास के कुछ लोगों में उसका भास आभास प्रतीति होगी। भास आभास प्रतीति, जैसे हमें बाबा जी से मिला, फर्स्ट मुलाकात हुई, मुझे पहले ही मुलाकात में ऐसा लगा कि एक अलग, लोगों से भिन्न है। ये क्यों लगा? उसके बाद क्योंकि लगा, इसलिए मैंने थोड़ा हिम्मत किया, फिर मैंने उनके साथ रहने की सोची। चलो, सौभाग्य था, उन्होंने मौका दिया। उन्होंने मौका दिया अकेला नहीं, उनके परिवार ने भी अवसर दिया। उनके परिवार में तो बाकी लोग तो दिव्य मानव नहीं है ना, पर उन्होंने दिया। तो ये जो उन्होंने दिया, ये ऐसा नहीं कि बाबा जी के डर से दिया, वो बाबा जी के प्रभाव में उन सबका आचरण एक सीमा तक बन गया है कि कोई भी घर में आता है तो ये अच्छे लोग, कुछ अच्छा करने आते, उस स्वीकृति के साथ वो पहले से बन बन गए। उतना उनका सेट बन चुका है मन का, और इसलिए मैं रह पाया, नहीं तो नहीं रह पाता। तो कुछ चीजें साथ में होती है, पता नहीं चलता है, पर ये लोग सभी उस चीज के धारक वाहक वाहक हैं। दिव्य मानव तो नहीं है कोई, तो धारक वाहक नहीं, लेकिन उसको हाई वैल्यू दे पाते हैं। हाई वैल्यू दे पाते हैं, वो उनके आचरण में भी कुछ चीजें आ गई। तो बाबा जी के मतलब अनुभव उनको था, उसके प्रभाव में वो लोग रहते रहते उस उन चीजों को भूल जाते थे, उस अभाव जो उनमें होता भी होगा। इसी का नाम है प्रभाव। तो मानव परंपरा में ये प्रभाव बहुत बड़ा एक चीज, उसी प्रभाव में जाके शिक्षा होती है। एक विद्वान के पास जाके एक बच्चा जो विद्वान होता है, कुछ अपनी आसक्तियों को भूलता है, तभी उससे वो ले पाता। तो बाबा जी के प्रभाव में उनके परिवार में हुआ, और मैं तो वहां नहीं देख पाया अभाव। ऐसा नहीं कि अभाव नहीं, जो बाहर है, भौतिक जो सनातनी है, वो वहां भी है ना। मेरे घर में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मैं बाहर बोलता नहीं, लेकिन थोड़ी तकलीफ है तो चल जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाने को नहीं। तो
खाने को नहीं है, मुझे लगता है आज कहीं भी नहीं, सब जगह हो गया। लेकिन उसके बावजूद अभय जैसा चीज हो गया ऐसा नहीं है, समृद्धि जैसी चीज हो गई ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं कि घर बना लूं या गाड़ी ले लूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि मेरे जो परिवार में और लोग हैं उनको भी नहीं लगता। अब ये उनका खुद का है, जैसे मेरी बेटी ही है, अभी वो बड़ी हो गई है, 18 साल होने वाली, या मेरी पत्नी, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई भौतिक चीज की अभाव की पीड़ा है। अब वो मेरे कारण है या यहाँ का वातावरण भी वैसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, उसके कारण है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि उनका ही ये स्रोत, वो स्रोत बन गए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो उस अभाव से मेरे को पीड़ित कर रहे हैं या किसी और को पीड़ित कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसी को ऐसा नहीं कह रहे। तो ये दो चार चीजों को देख के ऐसा लगता है, यहाँ मानव तीर्थ में और भी लोग, मैं नहीं देखता कि ये लोग कोई इससे बड़े पीड़ित लगते हैं या दूसरे को ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हम लोग सीनियर परिवार लोग हैं कुछ, और अब तो मैं पुष्पेंद्र और विनायक को भी मानूंगा, हमारे यहाँ जो और लोग हैं, वो किसी को भौतिक आसक्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। तो व्यक्ति में समृद्धि तो आएगी नहीं, समृद्धि का प्रमाण परिवार में ही आएगा, पर उसका जो एक धारक वहां के एक व्यक्ति होता है, उसके कारण बाकी लोगों में वो स्वीकार हो जाता है। स्वीकार को आप मानना भी कहेंगे, उससे तदाकार हो गया ये भी कहेंगे। मतलब किसी समय हम हाई वैल्यू के सामने लो वैल्यू को छोड़ देते हैं, और ये मानव में इतना स्ट्रांग है, नहीं तो आदमी आगे ही नहीं बढ़ता, आज यहाँ तक नहीं पहुंचता, नहीं कर। देखिए, हर छोटा बच्चा अपने माता पिता को दिव्य मानव मानता है। हर छोटा बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ लोग 10 15 तक मान लेते हैं। तो उसके माता पिता दिव्य मानव है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो स्वीकृति है पहले से ही है ना, बहुत घरों से मैंने देखा है कि उनके घरों में जो खाना पीना होता है उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, उससे अच्छा वो कुछ भी मिल जाए वो नहीं खाते। अभी हमारे एक साथ एक हमारा एक भाई है, उनको हम, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, तो मुझे कहीं शादी में पार्टी में जाना पड़ा। तो पार्टी में गया तो मेरी आदत है कि जितनी डिश है थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, भले ही ये ना हो कि यार हम मौका चूक गए, या लोगों को भी ये ना लगे कि यार ये कुछ खाया नहीं। तो मेरी प्रवृत्ति से हटके भी मैं थोड़ा सा उस दिन कर लेता हूँ। पर वो लड़का किसी भी हालत में नहीं, वो दाल चावल ही खाया। मैंने उसको बहुत बोला, नहीं बोला यार दाल चावल ही। तो ऐसा नहीं है कि उसको मिला नहीं इसलिए वो नहीं खा, कुछ लोगों में प्रवृत्ति है ही। और ऐसा समाज का मैं बड़ा वर्ग देख रहा हूँ। क्या फिर मेरी आंखें खराब हो गई है? या वाकई में समाज ऐसा है? तो समाधान व्यक्ति में आएगा, पर समाधान आने के पहले कुछ प्री कंडीशन है, तब समाधान आएगा। वो प्री कंडीशन ज्यादा लोगों में, समाधान और समृद्धि आने के लिए या अभय आने के लिए भी एक प्री कंडीशन है, वो ज्यादा लोगों में है। उसकी अपेक्षा है, प्री कंडीशन का मतलब अपेक्षा है, उसके लिए वो पहले से ढल गए। तो मैं पूरा देख रहा हूँ कि मुझे और मेरे बहुत सारे मित्रों को जो जीवन विद्या परिवार जो अधिमूल्यन करता है, मतलब हमको ज्यादा भाव देता है, हम जितने के हैं उससे अधिक, तो इसका कारण वही है कि मनुष्य अच्छा देखना चाहता है। इसके कारण हमको भाव मिल रहा है, न कि हम योग्य हैं। है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात। समाज हमको भाव दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं योग्य हूँ। इसका मतलब यह है कि समाज ऐसे चीजों को बहुत अधिक समर्थन करता है कि आप एक कदम बढ़ो तो सही, 10 कदम का सहयोग मिलता है। और ये है, तभी मानवीयता आ पाएगी। ये नहीं होता तो कभी भी मानवीयता की संभावना नहीं थी। और जैसे जैसे इस प्रवृत्ति पर मुझे विश्वास होता है ना, जैसे बाबा जी लिखते हैं कि मनुष्य जन्म से न्याय का याचक, सत्य वक्ता है, सही करना चाहता है, इस पर विश्वास बढ़ता है समय के साथ। तो पहले तो मैंने मान लिया था 10 बहस करता था, लेकिन बहस
कहीं और करता था, बाबा जी से करता था बाहर में, लेकिन बहस नहीं करता था बाहर में, इसी को बोलता था कि हाँ मानव से मानव, क्योंकि इससे ज्यादा तालियां बजती थी। तो मैंने वहां से बोलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मेरी प्रवृत्ति बदलने लगी, इस पर विश्वास बनने लगा। तो इन सूत्रों पर क्रम से भास होता है, आभास होता है, प्रतीति होती है, मतलब इन चीजों पर ही विश्वास बढ़ना अनुभव तक हमको लेके जाएगा। ये मेरी मान्यता बनी हुई, ये मान्यता बनी हुई कि समाज बहुत ही मजबूत कोई चीज होती है ना, मानव समाज कोई बहुत मजबूत चीज है, जो मैं पहले नहीं मान पाता। मुझे लगता है कि ये जो स्वीकृति मेरे अंदर हुई है, ये मुझे आगे बढ़ा रही। मुझे लोगों के प्रति अब आस्था है, समाज के प्रति आस्था है, समाज के नियमों के प्रति आस्था हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया, यहाँ का इतना ही उत्तर मैं दे सकता हूँ, बाकी तो मेरी धन्यवाद सीमा भैया। से बाहर है। भैया राकेश गुप्ता भैया जिससे हमें ये प्रश्न मिले थे, भैया शायद है ही ग्रुप में, मैं अभी इसमें अगर भैया से हम कुछ सुन पाए। भैया अभी इतना ही, आगे थोड़ा इस पे सोच के फिर अगली बार में शायद बात होगी। धन्यवाद साधन भैया। जी भैया, नमस्ते भैया। जी भैया। तो भैया आज समय भी ज्यादा हो गए, जी तो भैया, बाकी जो प्रश्न बच गए हैं उसको अगली बार करके फिर आगे बढ़ सके। जी भैया, बिल्कुल जी। बहुत ठीक है बहुत भैया, सभी को नमस्ते भैया, नमस्ते हरिहर। आपने हरिहर। मुझे बहुत ध्यान से सुना, मुझे बहुत ज्यादा भाव दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया, धन्यवाद। हरिहर नमस्ते भैया, हरिहर। सब